हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स में क्लास 11 के लिए हम लोग सेट थियरी में सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट आदि के बारे में स्टडी किया था। पिछले वीडियो में इन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज हम उन लोगों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग दिस। जैसा कि आप जानते हो, ये किसका चिन्ह है? सबसेट का चिन्ह है, और ये डज नॉट सबसेट का चिन्ह है। इन द ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस 1 के नियर अबाउट 8th पार्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर जो ब्लैंक प्लेस है उस प्लेस में हमें सुटेबल साइन भरने हैं, या तो ये या तो ये। अगर लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है तो हम ये भरेंगे, अगर लेफ्ट वाला राइट का सबसेट नहीं है तो हम ये साइन भरेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सबसेट का डेफिनेशन क्या है? कहता है कि इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट also exist in another set, then we consider the first set is the subset of the another set। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 पहले सेट में है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। It means each and every element of this set is also exist in this set, so we fill up here like this sign. It means this is the subset of this set। Now the second part is given A, B, C। अब देखो यहाँ A है लेकिन यहाँ नहीं, B यहाँ है, C यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर ए एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके दूसरे सेट में नहीं है, तो ऐसे पोजीशंस में ये क्या होगा? इसका सबसेट नहीं होगा। इसलिए हम ये दूसरा वाला सिंबल यहाँ पे क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। अगर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, लिखता है एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के क्लास 11th में जो स्टूडेंट हैं उनका सेट क्या है? ये पहला वाला दिया है। और राइट साइड में जो दूसरा सेट दिया है, एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें क्लास 6 के भी पढ़ेंगे, 7th 8th 9th 10th 11th 12th सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। उसमें से क्लास 11th के जो बच्चे हैं, आखिर वो भी तो इसी स्कूल के हैं। इट मीन्स आपके स्कूल में जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो पूरे स्कूल के बच्चे हैं। इट मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 11th इज आल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल, सो बी फिल हियर दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। नाउ द फोर्थ इज गिवन, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे सर्किल हैं। एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे सर्किल हैं, किसी का रेडियस बहुत छोटा है, किसी का रेडियस बहुत बड़ा है। फिर कहता है एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर ये कहा गया कि इस केस में कि एक्स एक ऐसा सर्किल है जो प्लेन में है। इसका मतलब ये प्लेन में जितने भी सर्किल हैं उसका ये सेट है। और यहाँ पर जो राइट साइड में दे रखा है, एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, अर्थात जो दूसरा सेट है उसमें वही सर्किल कलेक्ट किए गए हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये जो है प्लेन में एक स्पेशल टाइप के हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के नहीं, जितने भी सर्किल किसी भी रेडियस का पाया जाए उसमें होगा। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। हम इसको इस साइन से डिनोट करेंगे। फिर 5th पार्ट कहता है एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, वो ट्रायंगल्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। वो आइसोसेलस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है उसका ये क्या है? कलेक्शन है, पहला सेट। और दूसरा सेट कहता है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जितने रेक्टेंगल हैं उसका। तो ट्रायंगल क्या है? 3 साइड से बाउंडेड फिगर है, रेक्टेंगल 4 साइड से बाउंडेड फिगर है। तो इन दोनों का कोई लिंक ही नहीं है। इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल कभी रेक्टेंगल हो नहीं सकता। तो भी हम यहाँ कौन सा सिंबल भरेंगे? डज नॉट। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। फिर कहता है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अगले क्वेश्चन में कहता है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं उसका कलेक्शंस क्या? पहला सेट है, लेकिन दूसरा सेट है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो, प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं वो सारे ट्रायंगल्स होंगे, मतलब वो स्केलिन भी हो सकता है, आइसोसेलस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है। उन सारे ट्रायंगल में से जो पहला सेट लिया गया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कलेक्शन है। इट मीन्स ईच एंड एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द सबसेट ऑफ
the another set. So we can say that this is the subset of like this. Now in the 8th part it is given that x is an even natural number. इस सेट में दिया है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन नेचुरल नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह के हैं। और वहीं पर यहाँ क्या कर रहा है, x इज एन इंटीजर। तो बच्चों इंटीजर कलेक्शंस होता है इवन और ऑड नंबर का। इसका मतलब ईच एंड एवरी इवन नंबर इज आल्सो इज एन इंटीजर। सो वी कैन से दैट द लेफ्ट सेट is the subset of the right set. Now in the question number 2 it is given that examine whether the following statements are true or false. हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों यहाँ एक सेट दिया है ए बी और यहाँ एक सेट दिया है बी सी ए। अब देखते हैं इस सेट में ए है एक एलिमेंट, तो यहाँ भी है। इस सेट में बी एक एलिमेंट है तो यहाँ भी है। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। और यहाँ लिखा है डज नॉट का साइन, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। आइए बच्चे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ए एंड डी। दो सेकंड पार्ट में लिखा है ए और ई, मतलब वहाँ पर दो एलिमेंट है। और सेकंड जो सेट दे रखा है एक्स इज ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बच्चों यहाँ पर देखो वॉवेल्स में यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल अगर लिखोगे तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ए यहाँ पर है तो यहाँ भी है, ई यहाँ पर है तो यहाँ भी है। वंस अगेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ इज आल्सो एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, सबसेट का चिन्ह साइन लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या होगा, ट्रू होगा। नाउ द सेकंड इज, यहाँ पे लिखा 1, 2, 3 और दूसरा सेट लिखा 1, 3, 5। तो बच्चों यहाँ 1 है तो यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए ए बी क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ लिखा है एक सेट में ए एलिमेंट है और यहाँ क्या है, ए एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सबसेट होगा, इसलिए कैसा होगा, ट्रू होगा। बच्चों यहाँ फिफ्थ पार्ट में देखते हैं कि एक एलिमेंट यहाँ ए है। अब देखो एक एलिमेंट एक सेट के अंदर है और यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट है, तो बच्चों ये सेट है और ये एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह क्या है, फॉल्स होगा। नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो x एक ऐसा नेचुरल नंबर्स है जो इवन है बच्चों, और 6 से क्या लेस है। तो 6 से लेस नेचुरल नंबर आपके पास 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, लेकिन 6 इसमें लिया नहीं जाएगा क्योंकि 6 से लेस है, तो 6 इसमें नहीं लिया जाएगा। अर्थात इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट आए, 2 और 4। राइट साइड में कहता है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो बच्चों अगर 2 को देखो तो 2 36 को डिवाइड कर देता है, 4 भी क्या कर देता है, 36 को डिवाइड कर देता है। इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट्स डिवाइड्स द 36 of the second element, second set. So we can say that this is the subset of this, so this statement is true. Now in the question number 3 it is given that यहाँ पे 3 सेट दिया है, एक सेट दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, a is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. Which of the following statements are incorrect and why? कहता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। देखो अब कहता है 3 इस सेट के अंदर है जरूर, लेकिन वो 3, 4 एक बॉक्स में बंद है, एक कर्ली ब्रैकेट में बंद है। तो ये 3, 4 मिलकर के एक एलिमेंट इस सेट के बनते हैं। सेपरेटली 3 नहीं लिखा गया है, इसका मतलब 3 इसके अंदर नहीं है, सेपरेट में, अलग से नहीं है, एक सेट के अंदर वो बॉक्स में बंद है। इसलिए सेपरेट न होने के कारण मैं इस 3 को इस सेट का एलिमेंट नहीं लिख सकता, इसलिए ये क्या होगा, दैट इज इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज, फर्स्ट पार्ट इज क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। वाई, बिकॉज 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। नाउ इन दिस केस देखो एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में 3, 4 लिखा है और 3, 4 यहाँ पर एक साथ एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट हुआ किस सेट का, ए का, तो ये इसका एलिमेंट होगा। दिस इज करेक्ट, करेक्ट। नाउ इन केस ऑफ थर्ड पार्ट देखो बच्चों 3, 4 सेट ए का एक एलिमेंट है
और इसके जब किसी एलिमेंट को पुनः करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे वो क्या होगा, इस सेट का सबसेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द थर्ड पार्ट इज करेक्ट बिकॉज 3, 4 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, बट जब इसको दोबारा करली ब्रैकेट में कर दोगे तो इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। नाउ फोर्थ पोर्शन, फोर्थ इज गिवन 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो देखो 1 क्या है, इसका एक एलिमेंट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर कहता 1 इज द सबसेट ऑफ ए, नो 1 ये हो गया करेक्ट, बट इन फिफ्थ दैट इज इनकरेक्ट। व्हाई इनकरेक्ट? बच्चों 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, सबसेट तब होगा जब इस 1 को आप करली ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो सबसेट होगा। तो ये अपनी जगह पर सही, ये अपनी जगह पर सही। तो यहाँ पर क्या लिखा, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज इनकरेक्ट। नाउ 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए। बच्चों 1 इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, 5 भी इसका एलिमेंट है, सो 6 पार्ट इज करेक्ट। नाउ इन द 7th पार्ट 1 to 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो देखो 1 to 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा लिख रहा, लेकिन आप देखो इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर रखा है। तो जब करली ब्रैकेट के अंदर रखे हो तो ये एक सेट बन गया, और सेट किसी सेट का एलिमेंट तब होगा जब ये एक एलिमेंट के रूप में यहाँ पे लिखा हो। मतलब 1 to 5 एट ए एक करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखा होता तो ये करेक्ट होता, और चूंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर इस सेट के अंदर नहीं लिखा गया है तो ये कभी भी इसका एलिमेंट नहीं होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। 7th पार्ट इज incorrect, incorrect because 1 to 5 is the subset of, is 1 to 5 is the subset of A. Now the 9th part of this is given, 5 is the element of A. बच्चों 5 एक सेट होता है जो एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर 5 जो है ए का सबसेट तो होगा, एलिमेंट नहीं होगा। सो 9th पार्ट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ द 10th पार्ट इज गिवन, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट, ये करेक्ट होगा जैसा कि ऊपर के स्टेटमेंट में बताया गया। फिर यहाँ पर लिखा 5 इज द सबसेट ऑफ ए। बच्चों 5 एक सेट है, और एक सेट को जब किसी एलिमेंट करली ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो वो चीज़ ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ ए। ये करली ब्रैकेट के अंदर एक हमने सबसेट का एक सेट सबसेट बना दिया, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सो 11th पार्ट इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ चलते हैं 4th पार्ट में। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। बच्चों इसका पहला पार्ट लिखा है ए, पहला क्या है ए, और इसके सबसेट लिखने हैं। तो किसी सेट का सबसेट क्या होता है, एक तो एम्प्टी सेट होता है, एक खुद होता है। ओके, तो सबसे पहले सबसेट्स इसके क्या हो जाएंगे, पहला आपका 5 हो जाएगा, दूसरा एक एलिमेंट का हम लेंगे तो ये खुद हो गया, तो ये इसके सबसेट होंगे। इसका दूसरा पार्ट में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके सेकंड पार्ट में कहता है ए बी का हमें सबसेट निकालना है। तो ए बी के सबसेट में सबसे पहले तो हम इसका सबसेट क्या लिखेंगे, 5, फिर एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे तो ए फिर बी अलग अलग लिख लिया, और फिर दोनों को एट ए टाइम लिख लेंगे ए बी। फिर तीसरा पार्ट में कहता है 1 2 3, 1 2 3। तो अब देखो इस सेट का भी एक सबसेट आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर एक एक एलिमेंट का लिखेंगे तो 1, फिर एक एलिमेंट में 2 आ जाएगा और एक एलिमेंट में 3 आ जाएगा। फिर हम सबसेट जब बनाएंगे तो दो एलिमेंट का लिखेंगे, तो दो एलिमेंट में 1 2, फिर 1 का 3 के साथ 1 3, और फिर 2 का 3 के साथ, फिर ले लेंगे 2 3, और फिर एक बार 3 एलिमेंट का जब लेंगे 3 एलिमेंट का तो वो खुद हो जाएगा। सो दीज आर द सबसेट ऑफ दिस सेट। अब आते हैं
फाई। अब अगर हम फाई का सबसेट बनाएं तो फाई एक सेट है, इसका सबसेट क्या होगा, फाई ही होगा। सो देयर सबसेट इज ओनली फाई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। बच्चों देखो ए एक सेट दे रखा है जिसमें क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, तो इसका जब हम पावर सेट बनाएंगे बच्चों, जब हम पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट होता क्या है, पावर सेट इज द कलेक्शंस ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। किस अगर कोई सेट दिया है तो उसके सारे सबसेट लिख लीजिए और उस सबसेट का एक सेट बना लीजिए, तो जो सेट बनता है दैट इज नोन एज ए पावर सेट। तो बच्चों ये अगर फाई है तो इसका सबसेट क्या होगा, तो सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, चूंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो होगा फाई, और जब हम उसका सबसेट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए इज ओनली 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 of the exercise 1.3 is given, write the following as intervals। यहाँ पर हमें कुछ 4 सेट्स दिए गए हैं जिसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों हमें पता है कि जहाँ ओपन इंटरवल होगा वहाँ पर हमें स्मॉल ब्रैकेट, और जहाँ क्लोज इंटरवल होगा हमें क्या लिखना होगा, बिग ब्रैकेट लिखना होगा। तो जब भी इंटरवल्स हम लिखते हैं, इंटरवल क्या होता है, किसी रियल नंबर का सबसेट होता है। तो बच्चों अगर यहाँ के लिए लिखें तो देखो यहाँ पर -4 को हमें नहीं लिखना है और 6 को लिख लेना है, मतलब हमें -4 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को इंक्लूड करना। तो जब इंक्लूड नहीं करना होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, और 6 को इंक्लूड करना है तो बच्चों यहाँ पर लगा देंगे बिग ब्रैकेट। नाउ यहाँ देखो -12 से 10 तक चल रहा, और ये -12 से बड़ा है, मतलब -12 नहीं ले सकते, और -10 से छोटा, इसका मतलब -10 भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जब भी हम इसको इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ देखो 0 इंक्लूड करना है लेकिन 7 को इंक्लूड नहीं करना है, तो जब भी हम इसका इंटरवल्स लेंगे तो ये हमें चूँकि इसको इंक्लूड करना है तो लेफ्ट साइड में बिग ब्रैकेट हो जाएगा और राइट साइड नहीं लेना है, मतलब 7 को नहीं लेना है, इसलिए वहाँ स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पर देखो दोनों को लेना, 3 को भी लेना, 3 लेस देन आर इक्वल टू है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 के इक्वल भी हो सकती है और 4 के इक्वल भी हो सकती है, अर्थात दोनों को हमें इंक्लूड करना है। तो इसके लिए इंटरवल में हम क्या लिखेंगे, बिग ब्रैकेट लगा के लिखेंगे लाइक दिस। बच्चों ये कहता है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों अभी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने इसको कैसे लिखा, इंटरवल के रूप में लिखा। अब हमें इंटरवल दिया, उसे हमें सेट के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखो ओपन इंटरवल लगा रखा है और यहाँ पे 0 पे भी ओपन इंटरवल लगा रखा है, इसका मतलब दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको लिखेंगे पहले को x सच दैट -3 से बड़ा होगा x और 0 से छोटा होगा। ये फर्स्ट पार्ट इसका हुआ। सेकंड पार्ट की बात करें तो देखो 6 पर क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, और 12 पर क्या है, क्लोज मतलब बिग ब्रैकेट है। तो हमें दोनों को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर जब इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो लिखेंगे x सच दैट 6 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12। द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज गिवन। देखो यहाँ 6 को नहीं लेना, 12 को लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट 6 को नहीं लेना है तो ऐसे लगाएंगे, लेस देन आर इक्वल टू का साइन हटा देंगे, और यहाँ पर 12 को लेना है इसलिए इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। फोर्थ पार्ट में 23 -23 और 5, -23 को इंक्लूड करना है, 5 को एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट -23 से बड़ा होगा और उसके इक्वल भी होगा x, लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरवल लिखा है। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर 2 सेट दिया, लिखा द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट फॉर द फर्स्ट इज, यूनिवर्सल सेट इज द x such that x is a triangles in a plane। हमें राइट ट्रायंगल का लेना है, तो हमें राइट ट्रायंगल का लेना है तो हम सेट अप क्या लेंगे, ट्रायंगल्स ले लेंगे।
ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। भाई यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, तो आप देखो यूनिवर्सल सेट लेना, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसमें जो कंसीडरेबल सेट होता है वो उसका सबसेट हो जाता है। तो हमें यूनिवर्सल सेट में ऐसे सेट लेने हैं जिसमें ये सारे सेट एग्जिस्ट कर जाए, मतलब ये सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, अर्थात सारे राइट एंगल एग्जिस्ट कर जाएं। तो सारे राइट एंगल अगर एग्जिस्ट कराना है तो एक हमें ऐसा सेट ले लो जिसमें सारे तरह के ट्रायंगल हो, चाहे इक्वल राइट हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमने लिख लिया एक्स इज ए ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, या यहाँ प्लेन को हम हटा दें, एक्स इज ए ट्रायंगल। ओके, इन द सेकंड पार्ट द सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर इसका हमें यूनिवर्सल सेट सपोज करना होगा तो इसका भी यूनिवर्सल सेट आइसोसेलेस सेट हमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए यूनिवर्सल सेट x इज ए ट्रायंगल्स, क्योंकि अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। तो अब ट्रायंगल्स में किसी भी तरह का है तो आइसोसेलेस क्या हो जाएगा, हम एक्स इज ट्रायंगल्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6 और C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as a universal set for all the set? तो बच्चों यूनिवर्सल सेट में हमें एक ऐसा सेट लेना है जिसमें ये जो कंसीडरेबल सेट है उसका सबसेट हो जाए। तो देखो 1 3 5 इसमें है, कौन सा सेट है 1 3 5, इसमें तो पहले सेट में मिल गया, 1 3 5 दूसरे में भी मिल गया। देखो हम अंडरलाइन करते हैं, 1 3 5 यहाँ भी मिल गया, 1 3 5 यहाँ भी मिल गया, 1 3 5 यहाँ मिल गया। तो अगर पहले सेट को कंसीडर किया जाए तो ये तीनों सेट क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। दूसरे में देखो 2 4 6 है, तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 2 4 6। अर्थात अगर मैं दूसरे सेट को भी कंसीडर करूँ तो भी फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। लेकिन तीसरे सेट को अगर देखो तो यहाँ लिखा 0 2 4 6 सेट, तो बच्चों 0 2 4 6, लेकिन 8 यहाँ नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये तो होना नहीं है। अब इसमें देखो 0 2 4 6 8, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए करेक्ट क्या होगा, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द solutions of exercise 1.3 from the NCERT book। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।